एक औरत का ना कोई मायका होता है, ना ही कोई ससुराल। उसका होता है सिर्फ पति, जो उसके हर ख्वाब को पूरा करता है। ये ईंट पत्थर का ढांचा नहीं, ये मेरी हर थकी सांस का ठिकाना है। ना किसी ने साथ दिया, ना किसी ने राह दिखाई। ये घर मैंने अपने दम से सजाया है। हर कोना कुछ कहता है, कभी आंसू की कहानी, कभी मुस्कान की जुबानी। दीवारों पर जो रंग चढ़ा है, वो मेरे सब्र की पहचान है। वो रंग नहीं, मेरे सपनों की उड़ान है। छत के नीचे जब पहली बार चाय बनाई थी, तो लगा जैसे ईश्वर ने मेरी मेहनत पर मोहर लगाई थी। ये छोटा सा आंगन, ये खिड़की की रोशनी, इन सब में बसी है मेरी आत्मा की सच्ची खुशी। सोफ़ा, पर्दे, बिस्तर या दीवार की सजावट, हर चीज़ में है मेरे हाथों की मेहनत की इबारत। ये घर किसी गिफ्ट में नहीं मिला मुझे, हर ईंट में है मेरी रातों की जागी हुई दुआ। बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ सीखा, पर हौसला कभी कम नहीं किया। सपनों को घर तक लाने की जिद थी, और आज वो सपना सच बनकर मेरे सामने खड़ा है। ये सिर्फ मेरा घर नहीं, ये मेरी जीत की कहानी है। हर कमरे में गूंजता है मेरा विश्वास, हर दरवाजे से निकलती है उम्मीद की बात। शुक्र है उस ऊपर वाले का, जिसने मेरे अकेलेपन में भी मुझे थामे रखा। और आज जब इस घर के दरवाजे खोलती हूँ, तो लगता है जैसे पूरा आसमान झुक के सलाम कर रहा हो। तो आइए, मेरे इस सपनों के घर में आपका स्वागत है, जिसे मैंने प्यार से, दर्द से और हिम्मत से मकान से घर बनाया है। दीवारें इस बात की गवाह है, उन रातों की जब नींद नहीं, सिर्फ ख्वाब मेरे साथ थे। जब जेब में पैसे भी नहीं थे, पर दिल में भरोसा भरपूर था। हर कील जो टांकी है दीवारों में, वो मेरे एक एक फैसले की निशानी है। हर तस्वीर जो टंगी है यहाँ, वो मेरी जर्नी की कहानी है। ये सीढ़ियाँ यूं ही नहीं बनी, इन पर चढ़ते वक्त मैंने गिरकर संभलना सीखा है। फर्श पर जो ये चमक है, वो सिर्फ टाइल्स की नहीं, मेरे पसीने की है। रसोई में जो पहली रोटी बनी, उसमें नमक नहीं था, पर वो मेरे संघर्ष का पहला स्वाद था। सिलेंडर उठाने से लेकर पर्दे टांगने तक, हर किरदार मैंने खुद निभाया है। कभी खुद से बातें करते हुए सजाया ये कमरा, कभी आंखों में आंसू लिए रखा तकिया सिराने। और जब किसी ने कहा तू अकेले क्या ही बना पाएगी, तो मुस्कुरा के दीवार पर एक और ख्वाब टांग दिया। अब जब हवा इस घर से होकर गुजरती है, तो बस बहती नहीं, वो मेरे जज्बातों को भी सहलाती है। रोशनी जब खिड़की से आती है, तो लगता है जैसे मेरी मेहनत पर ईश्वर की मोहर लगती है। ये गेट जो अब गर्व से खुलता है, कभी सपनों के सामने बंद हुआ करता था। अब हर वो चीज़ चाहिए थी, ना महंगे ब्रांड्स, ना दिखावे की चकाचौंध, बस सुकून, अपनापन और मेरी पहचान। यहाँ कोई महंगे झूमर नहीं टंगे, पर छत से लटकी है मेरी उम्मीदें, जो हर रात सितारों से बातें करती है। इस घर में हर दरवाज़ा मेरा ही ख्वाब खोलता है, हर कोना मुझे मेरी हिम्मत याद दिलाता है। ये सिर्फ छत नहीं, मेरे विश्वास का आसमान है। तो चलिए आइए, मेरे इस घर में, जिसे मैंने अकेले नहीं, अपने भगवान, अपनी मेहनत और अपने आंसुओं के साथ बनाया है, जिसमें साथ था मेरे पति का। ये घर मेरा सपना है, जो अब एक सच बनकर सामने आया है। और जब पहली बार इस घर में कदम रखा, तो ज़मीन ने जैसे मुझे गले ही लगा लिया, बिना कहे ही कह दिया, अब तू थक सकती है, ये तेरा अपना आशिया है। यहाँ पर सांस सुकून देती है, हर सुबह एक नई उम्मीद जगाती है। ना कोई दिखावा, ना शोरगुल, बस मैं हूँ, मेरा खुद से रिश्ता। और ये घर मेरी आत्मा का अक्ष है। कभी छत पर बैठकर चांद से बातें करती हूँ, तो लगता है जैसे अब मंजिल पास है। क्योंकि जिस दिन ये घर बना, उस दिन मैंने ईंटें नहीं जोड़ी, मैंने टूटे हुए टुकड़ों को भी जोड़कर खुद को फिर से पूरा कर लिया।
नमस्कार, राम राम, खम्मा घड़ी। मैं रावल फिर से लेके आ गई हूँ आपके लिए आज एक नया व्लॉग, जो कि है मेरे गृह प्रवेश का। 23 अप्रैल 2022 के दिन, आज ही का दिन था वो जब मेरा इस घर में प्रवेश हुआ था। 22 अप्रैल को हमने करवाया था हवन और शाम को इस घर में हुआ था फिर बाद में सुंदरकांड के पाठ, और अगले ही दिन सुबह 7 और 8 के बीच में हमारा गृह प्रवेश हुआ और काफ़ी धूमधाम से इस गृह प्रवेश को बनाया गया। तो आज मेरी ये खुशी मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, क्योंकि इस घर में आए मुझे आज पूरे 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं और मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि हर इंसान का एक सपना होता है कि उसका अपना एक घर हो, अपने हिसाब से अपना डिज़ाइन किया हुआ, जो कि ऊपर वाले की कृपा से, मैं क्या कहूँ, ऊपर वाले की कृपा थी कि मेरे हिसाब से मेरा डिज़ाइन किया हुआ घर मुझे मिला। क्योंकि इस घर का नक्शा भी मैंने ही बनाया था और इस घर को पूरा डिज़ाइन भी मैंने ही किया था। मतलब इसका जो बाहर का एलिवेशन है वो भी मैंने ही डिज़ाइन किया था, और तो काफ़ी हार्ट से जुड़ा हुआ था। और इसके पीछे की जो 3 भावनाएं मैं आज आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ कि वो क्या थी। तो गणेश जी की कृपा, खाटू श्याम बाबा की कृपा और ईश्वरीय कृपा से ये सब कुछ संभव हो पाया। और शादी के बाद 15 साल बाद में मेरा ये सपना पूरा हुआ। और उसके पहले मैंने बहुत घर बदले हैं, कभी इधर कभी उधर, बहुत घर बदलने पड़े। क्योंकि मेरे जो हस्बैंड हैं नरेश, वो एक आईटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं आईटी में, और वो मुंबई में रहते थे। और शादी के 1 साल बाद में मैं उनके साथ चली गई थी वहाँ पर। तो शुरू में हम रेंट के घर पर रहते थे और उन्होंने हमेशा कोशिश की कि हमको, यानी मुझे और मेरे बच्चों को, कभी किसी भी तरीके से कोई परेशानी ना आ पाए। उन्होंने अपने तरीके से हमें बेस्ट से बेस्ट घर में रखा और कभी कोई परेशानी नहीं आई। लेकिन फिर भी अपना घर तो अपना घर ही होता है ना, तो वो सपना नरेश ने पूरा किया है हमारा, और मैं उनको भी बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी। ऊपर ईश्वरीय कृपा तो हम पर बनी थी उस वक्त जब ये घर बना, साथ में ही नरेश भी थे साथ में, तभी ये सब कुछ संभव हो पाया। तो नरेश को भी बहुत थैंक यू इस ब्यूटीफुल से घर के लिए। तो जब ये सपना पूरा हुआ था तो उससे पहले एक तूफ़ान हमारी ज़िंदगी में आया था। तूफ़ान नहीं था, वो कोई सुनामी थी। तो लेकिन है ना, होता ऐसा है कि हमें ऐसा लगता है कि ये सुनामी है और हमारा जो ज़िंदगी है वो बिखर चुकी है, हम ख़त्म हो चुके हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब मुझे यकीन हो गया है कि अगर आपके जीवन में कोई तूफ़ान आया है, सुनामी आई है ना, तो यकीनन आपके साथ में कुछ अच्छा होने वाला है, ये यकीन रख के चलो। तो मैं हमेशा अभी शांत रहती हूँ जब भी कोई बुरा होता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उस बुरे के पीछे बहुत ज़्यादा अच्छा छिपा रहता है। और आज मैं आपके साथ में मेरे घर की इस कहानी को शेयर करूँगी, क्योंकि हर घर की एक कहानी होती है। हर घर में छिपी के पीछे, मतलब एक घर हमें बना हुआ दिखता है, लेकिन उस घर के पीछे जो लोग उसे बनाते हैं ना, उनकी भावनाएं, उनकी आस्था, उनकी श्रद्धा, उनकी टोटल फीलिंग्स उस घर से जुड़ी हुई रहती हैं। और उस घर को कोई आँच आ जाए ना, ऐसा वो कभी होने नहीं देता है, लड़ लेता है वो हर किसी से। तो ये मेरा सपनों का घर है, वो मुझे मिला शादी के 15 साल बाद में। लेकिन ऐसा नहीं है कि शादी के 15 साल पहले मेरे पास घर नहीं था। मेरे को हमेशा ही ऐसे घर में रखा गया जहाँ मुझे कभी कोई प्रॉब्लम ना आए, सारी सुख सुविधाएं भी मिली। लेकिन वही बात मैंने कही ना, अपना तो अपना ही होता है, जिसे हम कहें कि ये मेरा अपना है। तो वो फीलिंग मेरे को इस घर में आने के बाद में ही हुई, जब 14 मार्च 2020 जब हुआ था और कोरोना काल आ रहा था, मतलब कोरोना के केसेस आ रहे थे उस वक्त। तो
14 मार्च को मेरा ऑपरेशन हुआ था और बहुत ही मेजर ऑपरेशन था, छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं था। मैं बॉम्बे के एक हॉस्पिटल में एडमिट थी और जब 2-3 दिन हो गए थे तब डॉक्टर्स ने नरेश को बोला था कि आप इसे घर पर ले जाइए, क्योंकि थाने जहाँ पर मैं रहती थी वहाँ पर पहला केस आ चुका था और मुझे घर लेके आ गए थे। लेकिन जो फॉलोअप था ऑपरेशन के बाद का, क्योंकि ऑपरेशन बड़ा था, छोटा ऑपरेशन नहीं था वो, और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा मतलब 1-2 साल तक कंटिन्यू ही बिगड़ी हुई थी और उसके बाद में ये ऑपरेशन हुआ था, तो काफ़ी डर बैठ गया था हमारे मन में कि अभी क्या होगा। तो जैसे तैसे मेरे को घर तो लेके आ गए थे और उसके जस्ट बाद में 20-21 को लॉकडाउन हो गया था। जैसे ही मेरे को घर लेके आए थे तो डॉक्टर के साथ फॉलोअप करना और दिखाना, ये सब चीज़ें मुमकिन नहीं हो पा रही थी, क्योंकि वहाँ की सारी मेड्स भी छुट्टी, सबकी कोई नहीं किसी के पास आ रहा था। ऐसे में मेरा ऑपरेशन होना, नरेश को सब कुछ संभालना बड़ा मुश्किल हो गया था। और उस वक्त मेरी मम्मी को वहाँ पर मैंने बुला लिया था जब मेरा ऑपरेशन हो रहा था। तो ये एक सपोर्ट मेरा मम्मी का मुझे था कि वो हमारे पास थी, तो उन्होंने सब कुछ संभाला। डॉक्टर्स ने मना कर दिया था मुझे गाड़ी में उस टाइम ले जाने के लिए, क्योंकि एकदम फ्रेश ऑपरेशन था और गाड़ी मतलब राजस्थान तक आना गाड़ी में बहुत रिस्की हो सकता था। अगर बीच में तबीयत बिगड़ती तो काफ़ी डर लग रहा था। इसीलिए कैसे तैसे हमने 1 महीना निकाला और जैसे ही उस टाइम थोड़ा सा लॉकडाउन ओपन हुआ और आने जाने का थोड़ा सा चालू हुआ, तब हम वहाँ से अपना गाड़ी बुक किया और हम मुंबई से यहाँ शिफ्ट हो गए घर। और यहाँ शिफ्ट होने के बाद में जैसा कि पता ही है मैं आई थी ससुराल तो थोड़ा बहुत तो अभी फैमिली में आए हैं तो काम भी करना ही पड़ा मुझे। तो प्रॉब्लम ये हुई कि उस टाइम मेरे स्टिचेस है वो अंदर से टूट चुके थे और उसके अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था और इन्फेक्शन हो गया था और मुझे बहुत पेन होता था उसकी वजह से, और मैं बिल्कुल भी कोई काम नहीं कर पा रही थी और ना ही इधर उस टाइम डॉक्टर्स किसी को देख रहे थे। ऐसे में सिचुएशन इतनी हार्ड हो चुकी थी कि नरेश उधर तो कैसे तैसे हम 3 को संभाल रहे थे और इधर आने के बाद में मम्मी साथ में थी और इधर आने के बाद में नरेश एकदम अकेले पड़ गए और संभालना बड़ा मुश्किल हो गया। उसके बाद में मैं अपने मम्मी के यहाँ चली गई और नरेश यहाँ पर अकेले रहे। 6 महीने तक उन्होंने अकेले खाना बना के खाया। बहुत ही टिपिकल टाइम था, मुझे बहुत बुरा लग रहा था उनके लिए। और मैं मम्मी के पास थी बच्चों के साथ में। बच्चों को कभी आदत नहीं थी उनके बिना रहने की, लेकिन कैसे तैसे हमने वो वक्त निकाला। और उसके बाद में है वो जैसे तैसे कोरोना का टाइम मैंने वहाँ पर मम्मी के पास निकाला। बहुत सारी प्रॉब्लम्स, क्योंकि 6 महीने तक मैं ठीक नहीं हो पाई थी। वो जो चीज़ अंदर से जब डॉक्टर ने बोल दिया था, रिस्ट्रिक्शन दे दिए थे कि मेरे को 3 महीने तक तो काम ही नहीं करना है और अगले 3 महीने मेरे को वज़न नहीं उठाना या कोई तरह के एक्सरसाइज या कूदना, मतलब कुछ भी नहीं करना है। 6 महीने तो मुझे पूरे रिस्ट्रिक्शन थे, लेकिन उसके बावजूद उस वक्त है वो थोड़ा सा प्रेशर होने की वजह से काम करना पड़ा और मैंने अपनी ही हालत बिगाड़ ली। और फिर मेरे को मम्मी के पास भेजा गया। मम्मी के पास जाने के बाद में वहाँ पर मेरा ट्रीटमेंट बॉम्बे वाले डॉक्टर से ऑनलाइन भी हो रहा था और इधर जो सोनोग्राफी वगैरह करनी थी उसमें भी बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि आने जाने का टाइम और डॉक्टर्स का नहीं मिलना, कोरोना का टाइम, कोरोना हो जाए तो ये सब प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी। और मुझे लग रहा था कि ऐसे टाइम में अब एक अपना घर होता तो आज ऐसी सिचुएशन नहीं होती, क्योंकि घर तो था, ससुराल था, ससुराल में सब थे, सास ससुर सब थे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि सासू माँ इतनी बूढ़ी है कि उनसे काम नहीं होता था। वो शुरू से ही मैंने जब आई थी शादी होके तब से ही मैंने देखा था उनसे काम नहीं होता। तो ऐसे में उनसे उम्मीद करना गलत था और मैं उनसे अपना काम कराऊँ ये तो और भी गलत था। मेरी मम्मी तो हमेशा काम करती रहती थी और लेकिन मेरी सास थोड़ी बूढ़े थे तो वो नहीं काम कर सकते थे। ऐसे में जैसे तैसे हमने वो कोरोना का टाइम निकाला
और जब ये सब कुछ सही होने लगा, जब फरवरी मार्च हुआ था तब सब सही होने लगा, तो हमने सोचा कि हम क्यों ना वापस चले जाएं मुंबई, और अब सब सही हो गया है और मेरा आगे का ट्रीटमेंट भी, फॉलोअप भी वहाँ पर हो जाएगा। ऐसा सोचकर हमने अपने बैग्स पैक कर लिए और एक शादी थी, उस शादी के लिए निकल गए। लेकिन जैसे ही वो शादी कंप्लीट करके हम वापस आए और हमारी टिकट्स वगैरह सब बुक हो चुकी थी मुंबई के लिए, और सडन सेकेंड वेव आ गई और हमें वहीं पर मम्मी के यहाँ रुकना पड़ा। उसके बाद में सेकेंड वेव में इतनी ज़्यादा डेथ हुई थी कि सब लोग बहुत घबरा रहे थे। जितना फर्स्ट ख़तरनाक नहीं था, उतना ही सेकेंड वेव बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो चुकी थी। और नरेश को तो मम्मी के यहाँ, वो कितने दिन रहते, वो यहाँ पर आ गए थे वापस फतेहपुर, और मैं मम्मी के पास ही थी। और उसके बाद में नरेश ने बोला तुम वहाँ पर ही रेस्ट करो, जैसे ही ये सही होता है हम देखेंगे, हम चलेंगे। लेकिन उस सेकेंड वेव में हुआ ये था कि ट्विंकल बहुत ज़्यादा, जो मेरी छोटी बेटी है उस वक्त थी 5-6 साल की, बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। हो सकता है उसको उस टाइम कोरोना ही हुआ हो, और हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही थी कि समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, कैसे करें। और नरेश को मैंने फ़ोन करके बोला कि कैसे भी करके तुम आ जाओ, अगर इसको कुछ हो गया तो मैं तो बर्दाश्त ही नहीं कर पाऊँगी, आप सोचोगे कि मैंने ध्यान नहीं दिया, आप प्लीज़ आ जाओ। और नरेश जैसे ही आके उसको देखा, वो उनके सही में आँखों में आंसू आ गए, और उनको भी लगा कि यार प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा है और अब क्या करें और कैसे करें, सब मैनेज करना, क्योंकि यहाँ पर रहते नहीं थे तो उस वक्त वैसा घर की मरम्मत नहीं थी, घर में सर्दियों के लिए कुछ अरेंजमेंट नहीं थी, गर्मी आ जाए तो अरेंजमेंट नहीं थी, तो सब कुछ वापस से हमें कलेक्ट करना पड़ रहा था। जो ऑलरेडी हमारे पास बॉम्बे में सब कुछ था वो छोड़ के यहाँ पर और वापस ख़रीदना पड़ रहा था, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट हो रही थी। तो और ला के रखे कहाँ, वो भी प्रॉब्लम हो रहा था इतना, क्योंकि एक ही रूम था यहाँ पर मेरे पास जो था, और उसमें भी काफ़ी दिक्कतें आ रही थी। वो मैं आपको कैसे बताऊं, क्योंकि पुराने घर थे, पट्टियों के थे, उनकी मरम्मत नहीं होने से उनमें काफ़ी दरारें आ गई थी, बारिश जब होती थी तब दिक्कत होती थी, तो ऐसी प्रॉब्लम्स थी। और सही में जब हम यहाँ नहीं रहते, अपने घरों को छोड़कर कमाने के लिए बाहर चले जाते हैं, तो यहाँ पर संभालने वाला कोई भी नहीं रहता है। और ये चीज़ मैं कहीं ना कहीं फ़ील कर रही थी कि यार अपना घर सब कुछ होते हुए हम वहाँ पर किराए के मकानों में रहते हैं, क्यों ना हम यहाँ पर ही रह के अपना घर बनाएं और यहाँ परिवार में ही साथ में रहें। तो नरेश ने बोला कि वो तो सब तुम्हारी सोच ठीक है, लेकिन अगर कल को मेरा जॉब के लिए मुझे जाना पड़ा तो अब क्या करेगी, यहाँ पर तू घर बना लेगी और उधर जॉब के लिए जाना पड़ा तो तुझे तो साथ में चलना पड़ेगा, और बच्चों का भी स्टडी उधर ही चल रहा है। और मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन ये झटका नरेश को तब लगा जब ट्विंकल भयंकर रूप से बीमार हो गई थी, और हमें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि अभी हमें क्या करना चाहिए। और ट्विंकल जैसे हुई, ट्विंकल के बाद में हंसिका को प्रॉब्लम हुआ। हंसिका मैंने इतना हाई फीवर में गिरी, और उसको होते ही मैं, तो हम तीनों ही एक बेड पर एक साथ में। मेरा तो ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रहा था, उसमें ही वैसे में इतना तेज़ फीवर होना, और मुझे लगता है कोरोना ही था वो। तो नरेश काफ़ी डर गए थे, क्योंकि मैं काफ़ी वीक थी उस वक्त में, क्योंकि काफ़ी मेरे मेडिसिन्स चल रहे थे, मेरी प्रॉब्लम्स चल रही थी कि कहीं कुछ हो ना जाए। और जस्ट उस हमारे साथ ही रहने से नरेश भी चपेट में आ गए थे, तो बहुत दिक्कत हुई उस वक्त हमको। और हमने जैसे तैसे वो टाइम निकाला, और फिर मेरे को नरेश ने बोला कि अभी ज़्यादा कुछ हम बना नहीं पाएंगे, इतना मेरा बजट नहीं है, लेकिन हम अपने रहने के लिए एक रूम, किचन, हॉल और छोटा सा एक घर तो बना ही सकते हैं, क्योंकि घर के पीछे ही एक नोहरा जिसे बोलते हैं बाड़ा, वो था और वो खाली जगह पड़ी थी। हमने सोचा कि चलो इस जगह में एक छोटा सा घर बना लेते हैं। तो मेरे को उन्होंने बोला कि तेरे को क्या चाहिए, कैसा नक्शा चाहिए, और वैसा बना ले, और बनाना ऐसा कि हम बाद में उस पर कुछ अच्छा वापस से क्रिएट कर सके, ऐसा ना हो कि हमें वापस उसको तोड़ना पड़े। तो मैंने बोला ठीक है, अच्छा है, और मैं खुश भी हुई थी कि चलो कुछ तो अच्छा हो रहा है। तो मैंने
पहले तो रफली पेपर लिए और उस पर डिज़ाइन बनाने चालू किए। डिज़ाइन इतना ही था, एक रूम, एक किचन, एक लेटरिन बाथरूम, एक छोटा सा हॉल, बस इतना ही जितना हमारे रहने के लिए हमें चाहिए। हॉल हमने ऐसा सोचा था कि रूम की तरह रखेंगे तो एक बच्चों का हो जाएगा, एक हमारा हो जाएगा, और इतना ही हमें चाहिए जब हम यहाँ पर आते हैं। तो ठीक है, मैंने नक्शा बनाना चालू किया और उस नक्शे को मैंने ऐसे क्रिएट किया कि जब हम नेक्स्ट वापस लेवल पर जाएं तो हमें ये तोड़ना ना पड़े और उसके ऊपर ही वापस हम बना सकें। तो नक्शा बना, 1 महीने तक मैंने पूरी मेहनत की। मैंने पूरा नक्शा बनाया जैसा मुझे घर चाहिए था, और मैंने बोला कि इस पूरे नक्शे को छोड़ो, जितना अभी ज़रूरत है उतना बना लो। लेकिन कहते हैं ना, समय जब बदलता है तो ऐसा बदला। उसका एक रीज़न ये भी था कि जब सितंबर महीना गया था, उस जिस टाइम मैं मम्मी के पास में थी, उस टाइम गणेश चतुर्थी आई थी। सबको पता है मैं हर साल गणेश चतुर्थी बड़े धूमधाम से मनाती हूँ। 5 दिन का गणेश जी मेरे घर पर हमेशा आता था, और बॉम्बे में तो आता ही था। और इधर आने के बाद में मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी, हर साल मैं गणेश चतुर्थी बहुत ही धूमधाम से मनाती हूँ, घर पर गणेश जी लाती हूँ, लेकिन इस बार मैं क्या करूँगी। तो मम्मी ने बोला, ये भी तेरा ही घर है, ऐसा थोड़ी है कि तू पराई है, तो इधर गणेश जी ले, पूजा के लिए तेरे को कौन मना कर रहा है, कहीं भी पूछना, भगवान तो सब जगह है। तो मैंने मम्मी के यहाँ पर गणेश चतुर्थी बनाई, उसकी कुछ फ़ोटोज़ भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो हमने वहाँ पर गणेश चतुर्थी बनाई, और गणेश चतुर्थी जब हमने मनाई तो यकीन मानो उस टाइम की जो भावनाएं थी ना, वो मेरी बाहर निकल कर आ रही थी, क्योंकि हम बहुत परेशान हो रहे थे, सच में बहुत परेशान हो रहे थे। बच्चे परेशान हो रहे थे, इधर नरेश परेशान हो रहे थे। कंटिन्यू डॉक्टर्स के चक्कर निकालना, दवाएं लेना, दवाइयों से मुझे इतनी प्रॉब्लम होती थी, इतनी वॉमिट होती थी, मेरे को पेट दर्द होता था, मैं दवाएं ढंग से नहीं ले पा रही थी, ना मैं कुछ काम कर पाती थी, पूरे दिन पड़े रहना। तो बहुत टिपिकल टाइम था वो। तो मम्मी ने बोला, तो मैंने वहाँ पर गणेश चतुर्थी पर गणेश जी बिठाए। 5 दिन तक मैं वहीं पर बेड पर सोती थी, गणेश जी के पास में। 5 दिन तक मेरे आंसू नहीं सूखे। मतलब जैसे ही मैं उनके पास पूजा के लिए बैठती थी, मेरा मंत्र जाप जब चलता था, मैं कंटिन्यू रोती थी, कंटिन्यू मेरे आंखों से आंसू है वो निकलते रहते थे। मैं ऐसे सोचती थी कि सब अपने घरों में बैठे हैं शांति से, कोरोना का टाइम है, सब अपने फैमिली में, सब अपने अपने घर में हैं, लेकिन मेरे पास तो कोई घर ही नहीं है। वहाँ पर नरेश परेशान, इधर मैं परेशान, बच्चे परेशान। तो मैंने उनको सिर्फ इतना ही बोला, नेक्स्ट टाइम मेरे घर में आना, बस मेरे घर में आना, मेरा जो घर होगा उसमें आना। तो जैसे ही मैंने ये भावना क्रिएट की, मैं यकीन मानो ये गणेश जी की कृपा थी जो ये घर बन गया। न ऐसी उम्मीद थी, न ऐसा बजट था हमारा उस वक्त बनाने का, लेकिन जब ये काम चालू हुआ ना तो रुकने का नाम ही नहीं लिया। एलिवेशन तैयार हुआ, मैंने सारा रेडी किया, मैंने पंडित से बोल के पाए का टाइम निकाला। 7 जुलाई का पाया भरा था हमने, तो 7 जुलाई को है वो, मैं बच्चों के साथ में 6 जुलाई को ही आ गई थी यहाँ पर बच्चों के साथ में। और तब तक थोड़ा सा रिलीफ मेरे दर्द में मेरे हो गया था, लेकिन मेरे को ये तो था कि अब मुझे भागना है, और अगर मैं भागूंगी मेरी तबीयत नहीं ख़राब होनी चाहिए किसी भी तरह से, मैं एकदम फिट होनी चाहिए। तो 7 जुलाई को हमने काम स्टार्ट कर दिया, लेकिन मैं ये देख पा रही थी कि जब वो काम चालू हुआ ना, वो बंद होने का नाम नहीं लिया। हम लास्ट में थक गए थे। पूरा अप्रैल के 20 तारीख तक पूरा घर बन के एकदम रेडी हो चुका था, कलर विथ कलर। बाद में बोल के रोकना पड़ा हमको, अरे भाई रुक जाओ, अभी हम थक गए हैं। उसी बीच नरेश का ऑफिस का रहता था, क्योंकि नरेश वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। नरेश ने मुझे साफ साफ बोल दिया था, मैं कोई भी तरीके से, किसी भी तरीके से इसमें इन्वॉल्व नहीं हो पाऊँगा, ज़्यादा टाइम नहीं दे पाऊँगा। तेरा घर है, तेरे को उसमें रहना है, अपने हिसाब से मनाओ, कल को ये ना बोलना कि ऐसा कर दिया वैसा कर दिया।
तो जितने भी चेजारे थे, काम वर्कर्स थे, सबको मुझे ही संभालना था। सिर्फ जो माल आता था वो बाहर से आता था। टाइल्स वगैरह डिज़ाइन वो पसंद करनी थी, वो भी मैं ही जाया करती थी, मैं ही पसंद करके सब कुछ लेके आई थी। लेकिन मेरी पता नहीं कहाँ से हिम्मत इतनी मैंने जुटाई, कैसे मैंने किया। अकेली थी, बहुत कोशिश की कि कोई आ जाए, हेल्प हो जाए मुझे थोड़ी सी, लेकिन नहीं मिली वैसी हेल्प। भागती रहती थी और ऊपर वाले से वो ताकत मांगती रहती थी कि प्लीज़ कैसे भी करवा दो बस अभी। तो मिली ताकत मुझे, मैंने बहुत हिम्मत रखी और दिन रात लगा दिए उस घर को बनाने में। हमने पूरे दिन हम संभालते रहते थे काम को, कैसे करना है, क्या करना है। बहुत तकलीफ़ भी होती थी क्योंकि इतने इधर के प्रोफेशनल हैं नहीं, उनको हर चीज़ को बहुत पीछे पड़ के डांट के काम करवाना पड़ता था। लेकिन काफ़ी अच्छे केसर जी हैं जिन्होंने पूरा घर उनके हाथ से ही बना था। काफ़ी अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छे से मेरे को पूछ के और फिर ही वो ईंट रखते थे। उनको पता था अगर सही नहीं हुआ तो ये वापस तुड़वा देगी उसे। तो काफ़ी सब कुछ पूछ के, जब तक मैं आके कंफर्म नहीं कर दूँ हाँ ये ऐसे ही करना है, तब तक वो ईंट भी नहीं रखते थे। तो ले दे के काम हुआ। लेकिन मार्च में जब काम एकदम से फिनिश होने ही वाला था, जब एक तरफ तो बाहर भी काम चल रहा था दीवार का, अंदर टाइल्स का काम चल रहा था, एक तरफ फर्नीचर का भी काम चालू था क्योंकि सिर्फ किचन का फर्नीचर हमें करवाना था। फर्नीचर का भी काम चालू था, टाइल्स का भी काम चालू था, बाथरूम का भी, फिटिंग का, मतलब टोटल आदमी लगे हुए थे। कलर का भी काम साथ में चालू, बाहर प्राइमर जो होता है वो करवाना था, वो भी काम चालू। इतने सारे वर्कर्स और उन सबको संभालना, उस वक्त मेरी बहुत भयंकर हालत ख़राब हुई। मैं चाहती थी कोई हेल्प भगवान मिल जाए, लेकिन उस वक्त कोई नहीं आया कि कहीं से कोई थोड़ा सा हेल्पर हो जाए। उस घर में मैं किसी मेड को भी नहीं रख सकती थी। तो मेरी हालत हुई ख़राब और मैं पूरी तरह वापस बेड पर। फिर डॉक्टर के पास लेके गए मुझे। डॉक्टर ने कहा इसका फिर से ऑपरेशन करना पड़ेगा, अगर आप नहीं करवाओगे तो इसको तकलीफ़ होगी और आप अभी इसको एडमिट करो। लेकिन मैंने उनके सामने हाथ जोड़ लिए कि प्लीज़ मेरे को 1-1.5 महीने के लिए आप खड़ा कर दो, मैं आप कहोगे वैसा करूँगी, लेकिन 1-1.5 महीने पहले मैं ऑपरेशन नहीं करवाऊँगी। वो बोले मैं सरप्राइज़ हूँ कि आप इतने पेन में कैसे काम कर सकते हो, आप इतने पेन में हो, ये दर्द आपके ने कैसे बर्दाश्त कर रहे हो, ये बर्दाश्त के बाहर हैं। और वो यकीन मानो वो दर्द मेरे बर्दाश्त के बाहर था। लेकिन फिर भी मैं सिर्फ दवा लेके, पेन किलर जो भी उन्होंने दवा दी वो दवा ली और मैं आ गई। 1-1.5 महीने तक फिर से मैंने वो सारा काम फिनिश कराया। गृह प्रवेश का दिन आया, गृह प्रवेश भी मैं काफ़ी, और इतनी टेंशन सर पर थी, फैमिली और सबको बुलाना करना, सब चीज़ें मैनेज करना किया मैंने। लेकिन जो मैं सोच रही थी ये काम सही में जो सोचा नहीं था वैसा वैसे हो रहा था। बहुत धूमधाम से मेरा गृह प्रवेश हुआ, मेरी पूरी फैमिली उस गृह प्रवेश में थी। ये मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात थी, मेरी खुशियों में शामिल थी। तो गृह प्रवेश का दिन आ गया और गृह प्रवेश के पहले दिन हवन था। हवन के पहले दिन हम इस घर की सफाई कर रहे थे क्योंकि सब वर्कर्स निकल चुके थे और पूरे घर को धोकर उसके बाद में हवन करना था। तो उसी दिन सफाई करते करते एक पूरी जो सिल पट्टी होती है वो मेरे पैर पर गिर गई और मेरा जो अंगुली है वो इतनी बुरी तरह से डैमेज हुई कि उसमें पूरा में स्वेलिंग आ चुकी थी। एक तो मेरा पहले वाला दर्द और दवाएं चली रही थी, ऊपर से ये भी ऐसा हो गया था। तो मैं पूरी तरह दर्द में थी और मैं सिर्फ दवाई लेकर चल रही थी। और इतनी शिद्दत पता नहीं कैसे आ जाती है इंसान में कि वो सब कुछ भूल जाता है अपनी खुशियों के आगे, अपने लक्ष्य के आगे। सब कुछ भुला दिया मैंने, जो हो रहा है होने दो। नरेश ने मेरे को बोला कि एक्सरे निकलवा लेते हैं। मैंने बोला एक्सरे की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कोई दर्द मेरे को हो नहीं रहा है, जबकि हो रहा था मुझे दर्द। लेकिन मेरे को उस
टाइम किसी चीज़ पर ध्यान ही नहीं देना था। तो ग्रह पे पहले दिन है वो हवन वगैरह सब हुआ। आप देख सकते फ़ोटोज़ में और में मेरे चेहरे पर जो खुशी थी वो तो नज़र आ रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा चेहरा एकदम से डल हो चुका था थकान से और दर्द में। मैं अंदर से बहुत कहरा रही थी, किसी को वो चीज़ बताई नहीं जा सकती कि अंदर से इतना दर्द, और किसी को बोले तो वो दर्द हाँ ठीक है दर्द हो रहा है, हाँ दर्द हो रहा है, लेकिन जो अंदर से जो दर्द मैं बर्दाश्त कर रही थी वो बर्दाश्त के बाहर था। मतलब बोल ही नहीं सकते आप उसे कैसे। अगर वही चीज़ मैं डॉक्टर को जाके दिखाऊं तो डॉक्टर तो ज़रूर ये चीज़ समझेगा कि ये ऐसे दर्द में काम कर रही है, भाग रही है, बहुत बड़ी बात है, नहीं कर सकता कोई। गृह प्रवेश बड़े ही धूमधाम से हुआ। पहले दिन हवन हुआ, हवन के बाद में शाम को है वो अच्छे से सुंदरकांड के पाठ हुए, शांत वातावरण, और वाकई में सुंदरकांड के पाठ होने के बाद में मेरे को बड़ा सुकून महसूस हुआ। मतलब बोलते हैं ना, जब मैं वहाँ पर बैठी थी और सिर्फ ईश्वर को याद कर रही थी तो मेरे मन को बहुत सुकून था उस टाइम कि मेरा मन ऐसा कर रहा था ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, सब ठीक हो रहा है, सब ठीक हो जाएगा, ऑल इज़ वेल। और ये होना भी चाहिए। जब हम घबराहट हो रही हो अंदर से कि कैसे होगा कैसे होगा, तब दिल को बोल देना ऑल इज़ वेल, सब ठीक होगा। सुंदरकांड के पाठ हो गए। रात को काफ़ी लेट हो गई, सबको प्रसाद दिया, सबको खाना खिलाया और सब जाके फिर हम सोए। सुबह 7 बजे ही घर का प्रवेश दिया हुआ था, मतलब पूजा बैठना था हमें 7 बजे ही। हम सुबह जल्दी उठ गए थे 4 बजे ही, और 4 बजे उठ के सबने जल्दी सबने नहाना धोना किया, सब तैयार हुए। 7 बजे पंडित आ गए थे। जो पुराने वाले घर है उसमें हमारा पहले गणेश जी को और पूजा करवाई, और फिर वहाँ से मैं कलश लेके और हम निकले। कलश लेके जब गली में से निकल रही थी तब काफ़ी सीना चौड़ा हो रहा था मेरा, और ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत बड़ी जीत मैंने हासिल कर ली हो और मेरा फैमिली, मेरी परिवार मेरे साथ है। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या ही हो सकती है। आंसू आ जाते हैं खुशी में भी इंसान के कि कैसे इतनी परेशानियां जो हम झेल रहे थे उसके बाद में ये खुशी का दिन आया। तो मैं पहले बोल रही थी ना, तूफ़ान आता है, सुनामी आ जाती है, तो यह यकीन मानो कि वो सुनामी है, वो किसी अच्छी चीज़ के लिए आ रही है। अगर वो तूफ़ान सुनामी नहीं आती ना तो मैं शायद ये कभी घर नहीं बनाती, मैं चली जाती बॉम्बे के उसी रेंट वाले घर में। लेकिन ये सुनामी आई मुझे ये जताने के लिए कि बेटा अभी बहुत हो गया, अभी करो कुछ अपनी लाइफ में, आगे बढ़ो। ईश्वर का इशारा था ये, तो हुआ। अभी भी कभी भी तूफ़ान आता है और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है ना मुझे, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ अच्छा होने वाला है। तभी ईश्वर मेरे को इशारा दे रहा है कि अरे ये छोड़ ना, आगे बढ़। तो मैं उनका इशारा समझ चुकी थी और मुझे पता था कि अभी मुझे क्या करना है। और मेरे यहाँ पर रहने की, यानी मेरे परिवार में, फैमिली में सबके साथ रहने की जो एक शुरू से सालों से एक जो इच्छा मेरी दबी पड़ी थी वो पूरी हुई है। मतलब मेरा मन था यहाँ हमेशा रहने का, लेकिन नरेश के जॉब की वजह से या फिर यहाँ पर अकेले रहना बड़ा मुश्किल था। तो मतलब बहुत घूंघट प्रथा यहाँ पर है, मतलब बहुएं बाहर नहीं निकलती है, तो कैसे अब आदमी जब बाहर चला जाएगा तो वो कैसे यहाँ पर अकेले सब कुछ मैनेज करेगी, उस घूंघट में बाहर नहीं निकलना, कैसे बच्चों के हर चीज़ को। इसीलिए मुझे इन चीज़ों से चिढ़ होती है थोड़ी कि कैसे जब आदमी बाहर चला जाएगा तो एक स्त्री घर में रह के कैसे अपने बच्चों को पालेगी, अपनी ज़रूरतों को कैसे पूरा करेगी, वो कैसे अपने बच्चों के लिए माने जो एक बाहर के काम हैं वो तो उसको करने ही पड़ेंगे। लेकिन काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस थे यहाँ पर जब मैं शादी होके आई थी। तो नरेश फिर बच्चों का भी स्टडी था और था, तो फिर मैं उनके साथ ही चले गई थी। लेकिन मेरा बिल्कुल मन नहीं लगता था उधर। मेरा ऐसा ही था कि हम यहाँ पर आए और सास ससुर सबके साथ में रहे, फैमिली के साथ में रहे। और शादी जब यहाँ होती थी तो हम सिर्फ आते थे 1 दिन के लिए और चले जाते थे।
तो वो सब चीज़ें थी। यहाँ के 30 त्यौहार हम मनाने का मुझे हमेशा शौक़ रहा है, वो वहाँ पर इतना अच्छे से नहीं हो पाता था, लेकिन ठीक है, फिर मेरा सपना तो पूरा हो गया था और हमने पूरा धूम धड़ाके से नाचते गाते हम मंदिर गए। मंदिर में जाके वहाँ पर मंदिर में दर्शन किए और उसके बाद में हमने वहाँ पर है वो दर्शन करके और फिर हमने घर में प्रवेश किया। घर में बोलते हैं कि पहले छोटी कन्या से ताला खुला के और बाद में उसका प्रवेश करवा के घर में जाते हैं। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि हमेशा बेटी होने पर गर्व फ़क्र कीजिए। ये जो बेटियाँ होती है ना, घर की लक्ष्मी होती हैं, इनके बिना तो घर में प्रवेश भी नहीं होता है। आप चाहे कितना ही बेटों को तवज्जो दो, बेटा हुआ तो ज़्यादा खुशी होती है लोगों को, मुझे तो नहीं, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि बेटा भी अपनी जगह अच्छा है और बेटी भी, दोनों को समान रखें, उनका निरादर ना करें। तो बेटियों के बिना तो घर में प्रवेश भी वर्जित हो जाता है। तो मेरी छोटी सी बेटी ट्विंकल ने ताला खोला और हमने घर में प्रवेश किया और घर में प्रवेश जैसे ही किया, मैं सही मानूं मेरे तो खुशी का ठिकाना नहीं था। उसके बाद में एक वापस छोटी सी वहाँ पर पूजा करवाई गई पंडित के द्वारा और फिर बाद में जो लास्ट आहुति होती है, जो पहले दिन हवन हुआ था उसकी लास्ट आहुति उस वक्त दी जाती है जब घर में प्रवेश होता है। तो हमने वहाँ पर लास्ट आहुति दी। फिर सब खाने का प्रोग्राम हुआ। खाने के प्रोग्राम के बाद में वहाँ पर जो मेरे पीहर से आए थे लोग, मेरे मामा वगैरह आए थे, मेरे भैया आए थे, मेरी मम्मी आई थी, मेरी चाची चाचा और मेरी बहनें और मेरी भतीजा सब आए थे। तो सब मेरे लिए गिफ्ट लेके आए थे, कपड़े लेके आए थे। मेरे भैया ने मुझे चुनरी उड़ाई और काफ़ी मज़ा आया। और इस तरीके से मेरा घर का जो प्रोग्राम है वो कंप्लीट हुआ। सबने खाना खाया और सब खुश होके गए। रात को फिर हमने बैठ के सबने एक साथ दिन में भी खाया और रात को भी सबने खाया। दूसरे दिन का खाना भी मैंने अपने घर पर ही रखा था सबका, कि सब यहीं पर खाना खाएं। तो हमने पूरी फैमिली ने वहीं पर खाना खाया और इस तरीके से मेरा घर का सपना पूरा हुआ। यकीन मानो, इसलिए मैं कहती हूँ कि हर घर कुछ कहता है, हर घर की एक कहानी होती है, उससे जुड़े लोग हैं, उनकी भावनाएं हैं, वो उस घर से बहुत जुड़ी होती हैं। तो किसी न किसी तरीके से हम है वो अपने घर से इसीलिए कनेक्ट कर पाते हैं कि हम कहीं भी चले जाए, दुनिया के किसी कोने में भी चले जाएं, लेकिन सुकून हमें अपने घर में ही मिलता है। तो ये दो चीज़ मैंने आपको बताई। जो एक तीसरी चीज़ मैं आपको एक और बताना चाहूँगी कि मेरा जन्म है वो एक ऐसे घर में हुआ था जहाँ पर मेरे पास ऐसा ही घर था। मतलब मेरे पापा है उस टाइम बिजनेसमैन थे, उनकी काफ़ी अच्छा बिज़नेस चल रहा था। 3 फैक्ट्रियाँ थी और वो भी बॉम्बे में, मतलब वो वहाँ महाराष्ट्र में ही थे। धुले एक जगह है नासिक के पास में, वहाँ पर तो 3 फैक्ट्रियाँ थी। उस टाइम में काफ़ी अच्छा काम उनका चलता था और 4 व्हीलर भी थी, 2 टू व्हीलर भी थी। हम सब बच्चों के पास अपनी अपनी साइकिल्स थी। मतलब आज ये सोच लो कि आज से लगभग 22-23 साल पहले की बात मैं आपको बता रही हूँ। मैं आज 42 साल की तो मैं खुद हो चुकी हूँ। तो यकीन मानो कि ये बात है वो कम से कम 30 साल पहले की हो गई, 30-35 साल पहले की। तो उस वक्त ऐसा ही घर था जिसमें मेरा बचपन बीता। मतलब सब कुछ था, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। फिर पापा के बिज़नेस में घाटा हुआ और हम सबको वो छोड़ के गांव आना पड़ा। तो सेम सिचुएशन यहाँ पर भी क्रिएट हुई कि बॉम्बे रहते थे और बाद में सब कुछ छोड़ के यहाँ पर आ गए। तो उठा पटक तो बहुत थी। मैंने बॉम्बे में भी कम से कम 10 घर बदले थे। हर साल घर बदलना पड़ता था, हर 5 महीने में घर बदलना पड़ता था। इतनी उठा पटक हमारी वहाँ पर होती थी। तो किसी एक घर में मतलब जुड़ाव महसूस कभी नहीं हुआ। इस घर से उस घर में सामान कभी ख़रीद नहीं पाते थे कि कहीं घर बदलना पड़ जाएगा, इसीलिए तो हमारा वही चलता रहता था। तो एक जब वो घर छूटा ना जिसमें अपना बचपन बीता होता है, तो
कहीं ना कहीं ऐसा रहता है वो हमें वापस मिल जाए, वैसा घर हमें वापस मिल जाए। तो जब मैं नक्शा बना रही थी ना अपने घर का, तो कहीं ना कहीं वो एक इमेज मेरे दिमाग में थी, वैसा घर। तो जब वो सारा ड्राइंग चल रहा था मेरा और जो नक्शा बन रहा था, कहीं ना कहीं मेरा वो वाला घर और ये वाला घर थोड़ा सा एक जैसा है। मतलब वो ही बीच में घर होना, चारों तरफ जगह होना, एक साइड में गार्डन होना, गार्डन के साइड में ही बड़ा सा गेट होना, मतलब ये सब कुछ चीज़ें हुई थी। मतलब वो एक दिमाग में था और वही घर मैंने वापस अपने दिमाग से क्रिएट कर लिया और बना लिया। तो मैंने अपना वो बचपन वापस इसमें जी रही हूँ अपने बच्चों में। मतलब अपने बच्चों को देखती हूँ चारों तरफ जब वो खेलते, और हम ऐसे ही खेलते थे घर के चारों तरफ भाग भाग के। आज जब मेरे बच्चे खेलते हैं तो वो सीन वापस क्रिएट होते हैं। तो मैं अपना बचपन वापस जी रही हूँ अपने ही बच्चों में, कैसे मैं उसमें रहती थी, कैसे खेलती थी, वो याद आता है। तो एक होता है ना कि जब हम बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, ख़ासकर लड़कियों के बारे में मैं ये बोलना चाहूँगी, वो गुड्डे गुड़ियों का खेल बड़ी खेलती हैं। किचन जमाना, गुड्डे गुड्डे को अच्छे से सजाना, उनको अपने किचन में अच्छी चीज़ें रखना। तो एक ट्रेनिंग तो वहीं से स्टार्ट हो जाती है हमारी। मतलब हम वो खेल रहे होते हैं ना, तो हमें वो गुण भी आ रहे होते हैं एक तरीके से। वो चीज़ें को अच्छे से रखना, गैस रखना, चूल्हा रखना, सुबह चाय बना रहे हैं और छोटे छोटे भगोने में सब्ज़ी बना रहे हैं, फिर हम रोटी सेक रहे हैं, और वो सब चीज़ें हम करते हैं कैसे न किसी। मतलब फूलों की पत्तियाँ तोड़ ली और हम सब्ज़ी बना रहे हैं उसमें, और थोड़ा सा कुछ घोल बना लिया, मिट्टी से आटा बना लिया और फिर हम उसकी चपातियाँ बना रहे हैं, ऐसे हम खेलते थे। तो कहीं ना कहीं हमें वो गुण पैदा होते हैं और हमें एक घर को सजाने की, घर को एक घर बनाने की, मकान को घर बनाने की हमारी प्रक्रिया है वो चालू हो जाती है। तो इस तरह से मेरा ये सपना पूरा हुआ और ये खुशी आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं साथ में, ये मेरे गृह प्रवेश का है और आज ये खुशी आप लोगों के साथ में भी शेयर की, तो मुझे बहुत अच्छा लगा।
कैसा लगा आपको मेरा ब्लॉग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हम फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।